अपने राजनीतिक क्षुद्र स्वार्थों की पूर्ति के लिए बाबा साहब के चरित्र को सीमित करने का षड्यंत्र किया। वक्फ की मूल भावना के साथ में किस तरह का खिलवाड़ हुआ है, गरीब मुसलमान की हक के पैसे को किस तरह से साइफन ऑफ किया गया है, तथाकथित ऐसे या जो है अंग्रेजों के चक्कर में न फंसे। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने जिस तरह से आचरण और व्यवहार किया, जिस तरह का तुष्टीकरण का नंगा तांडव किया, ये हमको आजादी के पहले के डायरेक्ट एक्शन जिसका कॉल जिन्ना ने दिया देश के विभाजन के उद्देश्य को लेकर, उसका स्मरण करा। हर जालिम का जिसने इस तरह का जुल्म किया है उसका पूरा हिसाब बराबर होगा। मैं आज इस जगह पर खड़े होकर के जिम्मेदारी के साथ पेश करता हूं। और उनकी जन्मतिथि के उपलक्ष्य में बाबा साहब के चरित्र के साथ में उनके चरित्र की विशालता के अनुरूप न्याय हो सके, और किन लोगों ने अपने राजनीतिक क्षुद्र स्वार्थों की पूर्ति के लिए बाबा साहब के चरित्र को सीमित करने का षड्यंत्र किया, उनको समाज के सामने बेनकाब कर सके, इस दृष्टिकोण से देश भर में कार्यक्रमों की श्रृंखला जो आयोजित हो रही है, उसी क्रम में आज फलोदी में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ। दिल्ली विश्वविद्यालय के सम्मानित प्रोफेसर डॉक्टर राजकुमार फुलबारिया जी हम सब के बीच में आए। उन्होंने अपना अनुभवजन्य मार्गदर्शन हम सबका किया। और दूसरा विषय, हाल ही में भारत सरकार ने जो वक्फ का संशोधन लोकसभा और प्रस्तावित कर लोकसभा राज्यसभा में पारित करके उसको कानून का रूप दिया है, उस वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर के, उस कानून को लेकर के जिस तरह की भ्रांतियां समाज में फैलाई जाने की चेष्टा हो रही, हकीकत समाज के लोगों के बीच में जाए, वक्फ की मूल भावना के साथ में किस तरह का खिलवाड़ हुआ है, गरीब मुसलमान की हक के पैसे को किस तरह से साइफन ऑफ किया गया है, और आने वाले समय में वक्फ का यह संशोधन किस तरह से व्यापक रूप से अल्पसंख्यक समुदाय के दीनहीन गरीब लोगों के जीवन में परिवर्तन लाने का कारक बनेगा। तो यह विषय ठीक से लोगों के बीच में जाए। तो पहले भी देखा था कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के समय में सरकार के कानून पारित करने के बाद में भ्रांतियां फैलाने की कोशिश की गई, समाज को मजहब के नाम पर विचलित करने की कोशिश की गई, तथ्यों से उलट बातें की गई। वो परिस्थिति इस बार न बने, इसलिए समाज के सामने सही स्थिति रखने के दृष्टिकोण से कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे। इन दोनों कार्यक्रमों का एक सामूहिक आयोजन आज था। मुझे भी इस क्षेत्र का लोकसभा में प्रतिनिधि होने के नाते यहाँ आने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला। मैं भारतीय जनता पार्टी जिला संगठन को हृदयपूर्वक इसके लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज सुबह अधिकारियों के साथ में भी, जिला अधिकारियों के साथ में विस्तृत बैठक की। मैंने उनसे भी कहा है कि क्योंकि फलोदी जिला अभी नया जिला है और इसके एक जिले के रूप में फाउंडेशन रखी जाए, नींव रखी जाए, इसलिए हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि ये फाउंडेशन इतनी मजबूत है कि आने वाले सदियों तक फलोदी जिले का विकास और विकास की व्यवस्था इस नींव की ईंट पर पूरी मजबूती के साथ में खड़ी रह सके। मैंने कहा उनसे आने वाले समय में जिस तरह से गर्मियां सामने है, पेयजल संकट का समाधान के लिए जो काम है उस पर चर्चा की, उसको गति बढ़ाने की बात की, बिजली तंत्र को सुधारने की बात की, चिकित्सा तंत्र को सुधारने के बारे में चर्चा की, शिक्षा व्यवस्था में किस तरह से अपग्रेडेशन किया जा सकता है उसके बारे में भी विस्तार से चर्चा की। अधिकारियों के साथ चर्चा करने के साथ साथ में कुछ कल रात से लेकर के अब तक सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के उनकी समस्याओं के समाधान के लिए संवाद किया। मैं ये मानता हूं कि जिस तरह से डबल इंजन सरकार काम कर, निश्चित रूप से आने वाले समय में देश विकसित होगा, राजस्थान हमारा उस विकास का ग्रोथ इंजन बनेगा और उसके पश्चिम आपको फलोदी में भी दिखाई देने लगे। चारों तरफ नेशनल हाईवेज का चाल बिछ गया है। फलोदी का हमारा पुराना ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन अब नए भव्य इमारत के रूप में बन रहा है। फलोदी में हॉस्पिटल का डेवलपमेंट हो सके उसके बारे में हमने अभी आज विस्तार से चर्चा की है। जो कमियां उनकी पूर्ति के बारे में बात की है। मैं ये मानता हूं कि आने वाले समय में इस क्षेत्र के पास में जितनी समृद्ध विरासत है, चाहे वो जमीन की होगी, चाहे वो मिनरल्स की होगी, चाहे बिजली की उपलब्धता की दृष्टि से होगी,
चाहे पानी की उपलब्धता की दृष्टि से हो, भविष्य में फलौदी जिला निश्चित रूप से पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा ग्रोथ रीजन है। इस दृष्टिकोण से हम फलौदी जिले को विकसित कर सके, इसके ऊपर विस्तार से जो है अधिकारियों के साथ में चर्चा हुई है। आप सब पत्रकार मित्रों का बहुत सारा धन्यवाद करता हूँ। ये विषय ठीक से समाज पर ले जाके सामने ले जाने की जितनी जिम्मेदारी हमारी है, मैं मानता हूँ कि इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के चौथे मूल स्तंभ होने के नाते आपकी भी उतनी जिम्मेदारी। बाबा साहब के चरित्र के साथ में न्याय हो सके और सामान्य अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के साथ, इस वर्ग के दीनहीन गरीब सरवारा लोगों के साथ में न्याय हो सके, वो एक बार फिर तथाकथित ऐसे जो है अंग्रेजों के चक्कर में न फंसे, ऐसे पुण्य कर्म में पुनीत करना आप सबका भी सहयोग मिलेगा। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद। संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप पर्यटन राज्य सरकार का विषय। राज्य सरकार फलौदी के पर्यटन को लेकर के, यहाँ आने वाली ऊर्जा को लेकर के, यहाँ लतियाल माता के मंदिर को लेकर के, यहाँ की जो है भौगोलिक विविधता को लेकर के, यहाँ के पुराने किले को लेकर के, यहाँ के आस्था केंद्रों को लेकर के, यहाँ के पास में रामदेवरा के मंदिर को लेकर के जिस तरह का प्रस्ताव बना करके भेजेगी, उस पर निश्चित रूप से काम करेंगे। अभी हाल ही में आपके संज्ञान के लिए बता दूं, बीकानेर में जो है अभी राज्य सरकार ने जो प्रस्ताव देशलोक के लिए भेजा था, हमने उसके लिए लगभग 22 करोड़ रुपए की धनराशि सैंक्शन की है। पूर्वी राजस्थान में गुर्जर समाज के आस्था के केंद्र मालासरी डुंगरी के लिए प्रस्ताव भेजा था, उसके लिए 50 करोड़ रुपए सैंक्शन किया है। तलोट माता जी का मंदिर जो हम सब के आस्था का विषय है, बीएसएफ के माध्यम से वहां डेवलपमेंट हो सके, उसके लिए 18 करोड़ रुपए का सैंक्शन किया है। और जयपुर में टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लगभग 200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट सैंक्शन किए हैं। राजस्थान सरकार जो प्रस्ताव भेजेगी उस प्रस्ताव पर निश्चित रूप से काम। यहाँ से दो बार फिर मैं वही कहूंगा कि वो राजस्थान सरकार का विषय है। राज्य सरकार के पर्यटन विभाग को तय करना, यहाँ से पैलेस और व्हील्स के ऑपरेशन का काम भी जो है वो राजस्थान सरकार करती है। मुझे लगता है कि राज्य सरकार के संबंधित लोग उस पर निश्चित रूप से देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरह की परिस्थिति गृह मंत्री जी ने तुरंत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, दोनों ने वहां जाकर के विजिट की है, क्योंकि हम जानते हैं भारत एक फेडरल स्ट्रक्चर, एक संघीय व्यवस्था है और लॉ एंड ऑर्डर दोनों जो है वो राज्य का विषय है। लेकिन दुर्भाग्य है, अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए, अपने वोटों को बनाए रखने के लिए और अपने आप को सत्ता की उस कुर्सी पर बिठाए रखने के लिए पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने जिस तरह से आचरण और व्यवहार किया, जिस तरह का तुष्टीकरण का नंगा तांडव किया, ये हमको आजादी के पहले के डायरेक्ट एक्शन जिसका कॉल जिन्ना ने दिया था देश के विभाजन के उद्देश्य को लेकर, उसका स्मरण करा। जब देश उस समय में बंगाल में हजारों हिंदुओं का कत्लेआम हुआ था, लेकिन तब की ब्रिटिश सत्ता आंख मूंद करके अपने हित उससे समझते थे, इसलिए बैठे थे। आज ठीक वही मंजर जो है वो इस आजाद हिंदुस्तान 76 साल बाद देखने को मिला। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन ये लोकतंत्र जो है इसको जगाने वाला भी है। मैं आज भरोसे के साथ में कहता हूँ कि जो घटना हुई है उसका प्रभाव ये होगा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में, जब 2026 में चुनाव होगा, उस 26 के चुनाव में अब की बार टीएमसी की इस आतताई सत्ता को देश की जनता, बंगाल की जनता उखाड़ करके फेंक देगी। और एक बार अब की बार जब उखड़ करके फेंकी जाएगी तो ऐसे हर जालिम का जिसने इस तरह का जुल्म किया है उसका पूरा हिसाब बराबर होगा। मैं आज इस जगह पर खड़े होकर के जिम्मेदारी के साथ पेश मानता हूँ। सर, क्या सरकार वहाँ पे राष्ट्रपति शासन लगाने की सोचती है? देखिए, मुझे लगता है कि ये सब विषय जो है इतनी सहजता के साथ में चर्चा करने का नहीं है। ये कांग्रेस का या इंदिरा गांधी का सरकार नहीं है कि जब चलते चलते आर्टिकल 356 को इम्पोज किया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लोकतंत्र में आस्था रखने वाली सरकार है, या संविधान में आस्था रखने वाली सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है जो संविधान की पुस्तक के शीश नमन करके प्रणाम करता है, जिसमें लिखा गया है एक्सेप्शनल कंडीशंस में उसको यूज किया जाना चाहिए। जब ऐसी परिस्थिति आएगी तो निश्चित रूप से उस पर विचार कीजिए।